हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आफ्ताब और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी बुक क्लास 10th से एक पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम को हम सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे और इसके पॉइंटिंग डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम भी जानेंगे, साथ साथ थीम ऑफ द स्टोरी क्या थी वो भी समझेंगे। आपके पास अगर बुक है तो अपने हाथ में लेके बैठ जाइए और एक पेंसिल ले लीजिए ताकि आपको पोएम और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्पफुल होगा। आपका जो पोम है टाइगर इन द जू, उस पोम में सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन को या यूं कह लें ओवरव्यू को हम देखते हैं क्या कह रहा है। दिस पोम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। Read the poem silently once and say which strangers speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle। इंट्रोडक्शन में बताया ये गया है कि आपको जो हमारे पोएट्स हैं वो इस पोएम में एक टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि टाइगर की लाइफ जू के अंदर कैसी होती है और उसी टाइगर की लाइफ अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए, यानी एक टाइगर का नेचुरल हैबिटेट जंगल होता है, अगर वहाँ उसको छोड़ दिया जाए तो उसकी लाइफ कैसी होती है। तो उसको समझने के लिए हमारे पोएट क्या करते हैं, सबसे पहले जू में जाते हैं, वहाँ पे टाइगर की सिचुएशंस को देखते हैं, उसके बाद फिर वो जंगल में जाते हैं और वहाँ टाइगर के लाइफ स्टाइल को देखते हैं और उसके बाद वापस से वो क्या करते हैं, जू में आते हैं। ये जब आप पोम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रेंजर जू से होगी, उसके बाद जू से वो पोएम फॉरेस्ट में जाएगा, फॉरेस्ट यानी जंगल तक जाएगा, जंगल से फिर वापस वो जू में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पोएम समझने को मिलेगा। अब आपने देखा होगा, आपसे अगर एक नॉर्मल सवाल पूछा जाए, आपके नेचुरल हैबिटेट से अगर हम आपको अलग कर दें, हम नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं, आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अगर उनके साथ से आपको अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, आपको कहीं और भेज दिया जाए, कहीं एक सेपरेट जगह पे एक सेल के अंदर या एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, उस समय आपकी लाइफ कैसी होगी और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय की सिचुएशन और कंडीशन को। तो हमारे पोएट वही चीज़ें आपको रिलेट करना चाहते हैं। आइए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएम में क्या है। He stalks in his vivid styles the few steps of his case on pad of velvet white in his white rays। पहले स्टेंजा में पहली 4 लाइन में हमारे पोएट ने कहा है He stalks in his vivid white string। आपने टाइगर्स को देखा होगा, टाइगर के स्किन पे ब्लैक एंड व्हाइट या एलोइस ब्राउन कलर का स्ट्रिप बना हुआ होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे विविड स्ट्रिप कहा गया। विविड का मतलब होता है डार्क, कह सकता है ब्राइट, है ना। तो काफी ब्राइट स्किन, उनके स्किन पे स्ट्रिप बना होता है। तो वो बता रहे हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब वो चल रहा था, उसके शरीर पे एक विविड यानी काफी ब्राइट स्ट्रिप्स बने हुए थे, वो स्टॉक कर रहा था। स्टॉक करने का मतलब उसी में मूव कर रहा था। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, कहाँ पे, जिस केस के अंदर उसको रखा गया था उसमें कुछ कदम वो टाइगर चल रहा था। ऑन पैड ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज व्हाइट रेज। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो पैड था, उसका पैड, आप टाइगर के पंजे को देखे होंगे, उसका पंजा जो होता है काफी सॉफ्ट दिखाई देता है, व्हाइट कलर का उसका पंजा होता है। उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया है वेलवेट से। आपको यहाँ मेटाफर देखने को मिलेगा, आपको याद होना चाहिए मेटाफर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियोस में बताया हुआ है। कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे एक दूसरे चीज का किसी और के साथ। यहाँ पे टाइगर के पंजे को वेलवेट के साथ हमारे पोएट ने कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो अपने पैड पे चल रहा है। पैड इन द सेंस आप ले सकते हैं उसका पंजा, वो अपने पंजे पे चल रहा है, जिसको जो पंजा वेलवेट की तरह से एकदम कोमल सा महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इन हिज व्हाइट रेस। अब ये लाइन में वो बता रहे हैं कि जब वो केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर वो चल रहा है, उसमें कुछ अपने कदम इधर उधर डाल रहा है, तो उस समय वो गुस्से में भी है और शांत भी है। व्हाइट का मतलब होता है शांत, रेस का मतलब होता है गुस्सा। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीमोरन देखने को मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, पोएम के लास्ट में आपको सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस बताएंगे, यहाँ पे आपको बताते चल रहा है, वो अलग की बात है। तो पहले 4 लाइन में उन्होंने कहा है कि मैं जू में गया। पहले स्टेंजा में टाइगर पोएट कहाँ पे है, जू के अंदर है। तो कह रहे हैं जब मैं जू में गया तो वहाँ मैंने क्या देखा कि टाइगर जो है वो अपने वेलवेट के तरह के पैर उसके हैं, यानी मखमली पैर हैं, उनसे केस के अंदर चल रहा है। उसके शरीर पे पूरे ब्राइट स्ट्रिप्स लगे हुए हैं और उस समय वो टाइगर शांत भी है, लेकिन उसकी आंखों से अगर देखते हैं, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो काफी गुस्से में भी है। He should be lurking in shadows।
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. सेकेंड स्टेंजा में हमारे पोएट जंगल पहुंच चुके हैं और वहां पे वो बता रहे हैं कि रियल में टाइगर कैसा होता है। टाइगर को देखेंगे तो आपको शैडोज में होता है, शैडोज इन द सेंस वो किसी भी झाड़ी या बुशेस या जंगल में पेड़ के पीछे जो है वो छिपा हुआ होता है, वहां से लग करता है। लगिंग का मतलब होता है वहां से अपने शिकार के इंतजार में रहता है, एक तरह से कह सकता है, चुपचाप से बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से होते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पे देखा होगा, टाइगर जब अपने प्रे के लिए निकलता है यानी अपने शिकार पे अटैक करने के लिए निकलता है तो आपने देखा होगा कितना क्वाइट मोमेंट उसका होता है, कितना धीरे धीरे से वो चलता है। तो उस तरीके से आपको जंगल में टाइगर देखने को मिलेगा। क्या? नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, कहाँ पे अपने शिकार का इंतजार कर रहा है वो? वाटर होल के पास। वाटर होल आप कह सकते हैं एक रिवर के पास वो खड़ा होकर अपने शिकार अपने प्रे का इंतजार कर रहा है, जहाँ पे प्लम डियर पानी पीने के लिए आते हैं। प्लम डियर किसको कहते हैं? प्लम का मतलब होता है फैट। तो मोटे मोटे जो डियर है वो वहाँ जब पानी पीने आएंगे तो क्या करेगा? टाइगर अपना शिकार कर सकता है। अगले स्टेज में पॉइंट कह रहा है he should be snarling around houses at the jungle is bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। यहाँ भी वो जंगल के अंदर है, अभी जू में वापस नहीं आया। थर्ड स्टेज में वो बताते हैं he should be snarling around houses। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास अगर कुत्ते होंगे तो उनको स्नाल करते हुए देखते होगा, स्नाल यानी गुर्राते हुए देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करता है, जंगल के किनारे खड़ा होकर वहां से गुर्राता है, और जब वो गुर्राता है, ठीक है, तो जो घर होता है आसपास, जंगल के आसपास, वहाँ के लोग थोड़े से घबरा जाते हैं उसकी गुर्राहट को सुन के। गाँव के लोग थोड़े से डर में, भय में आ जाते हैं। बट he locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन अभी की जो बात करें, जब ये जू में है हमारा टाइगर, उस समय क्या है, उसको एक कंक्रीट सेल में बंद करके रखा गया है। कंक्रीट सेल का मतलब क्या होता है? एक पिंजरे में कैद करके उसको रखा गया है, जहाँ पे उसकी सारी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ताकत है, वो बिहाइंड द बार्स है। बिहाइंड द बार्स यानी जो सेल में है, उसमें आप देखे होंगे जेल का सेल जो देखे होंगे, उसमें पिंजरा जो बना रहता है ना, उसके पीछे उसकी सारी ताकत उस पिंजरे के पीछे है। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब बेचारा वो जब पिंजरे में कैद है तो उस समय वो कुछ कर नहीं सकता है, तो क्या करता है, जितने विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उन सबको इग्नोर करता है और अपने केज में चक्कर लगा रहा होता है। आप खुद जू वगैरह में गए होंगे तो आप देखे होंगे एक असहाय टाइगर जो पिंजरे के अंदर बंद है, आप उसका फन बनाते होंगे, उसके साथ मजाक करते होंगे। लेकिन अगर वही टाइगर रियल में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, उस समय आप उसको देख के एकदम थर्रा जाएंगे, कांप उठते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। जू के अंदर उसकी लाइफ कैसी है? जू में क्या होता है, उसको लास्ट जब पेट्रोलिंग कार्स आते हैं, आपने देखा होगा पुलिस की जो कार आती है पेट्रोल करने के लिए कि सारे लोग ठीक ठाक से हैं कि नहीं है, तो ऐसे ही जू वगैरह में जो है पेट्रोलिंग कार्स मूव करता है, सारे टाइगर्स या सारे जो एनिमल्स हैं वहाँ पे वो अपने केज के अंदर हैं कि नहीं, तो लास्ट वॉइस उसको उसी की सुनाई देती है और वहाँ से वो घूरता रहता है अपने ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। किसको घूरता है? स्टार्स को। अपने पिंजरे के अंदर से वो स्टार्स को देख रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पोएम था जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा हुआ था। ये पोएम एक इमेजरी पोएम है। इमेजरी पोएम का मतलब क्या है? सिंपैथी दिखाई गई है टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स के प्रति एक सिंपैथी पेश किया है हमारे पोएट ने। थीम ऑफ द पोएम क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी वो मेंशन होगा, दिख रहा होगा। थीम ऑफ द पोएम ये है कि हमारे जो पोएट हैं वो ये मैसेज करना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम कैद करके केज में ना रखें, या सिर्फ हम टाइगर की बात नहीं करते हैं, हम ये भी देखेंगे हमने पेट एनिमल्स हम सब पालते हैं, कोई डॉग पाल लेता है, कोई पैरट पाल लेता है, तो हम इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी आज़ादी उनसे ना छीनी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पोएट इस पोएम के थ्रू यही मैसेज करना चाहते थे। अब इसमें जो कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं और राइमिंग स्कीम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। पहला पोएटिक डिवाइस आपका पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है।
आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग ऑफ द पोएम उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई किया है ना, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किया गया है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब कभी भी कोई भी वॉवेल एक ही सेंटेंस के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है उसको एसोनेंस कहा जाता है। फर्स्ट का फर्स्ट लाइन में देखिए, इन हिज विविड में आई को बार बार कंटिन्यूसली रिपीट किया गया है, वो एसोनेंस होता है। उसके बाद आपको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ाते समय बताया था कि मेटाफर यूज किया गया है। तो थर्ड पोएटिक डिवाइसेस इसमें हमारा कौन सा है? थर्ड पोएटिक डिवाइस है हमारा मेटाफर। ये कहाँ देखने को मिलेगा? फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, जो वेलवेट लिखा गया है वो आपका मेटाफर कहलाएगा। उसके बाद इसमें रिपीटेशन यूज किया गया है। रिपीटेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। रिपीटेशन आप उसको कहते हैं जब एक ही वर्ड किन्हीं 2 या 3 कंटिन्यूअस लाइन में बार बार रिपीट किया जाता है, उसको रिपीटेशन कहते हैं। तो आप देखेंगे क्वाइट को वहां रिपीट किया गया है और लास्ट लाइन में देखिए ब्रिलियंट आईज, लास्ट स्टेंजा का लास्ट 2 लाइन ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट स्टार्स लिखा गया है, वहां पे रिपीटेशन यूज किया गया है। फिर इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, वो होता है ऑक्सीमरन। ऑक्सीमरन किसको कहते हैं? जब 2 अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हम एक साथ यूज करते हैं उसको ऑक्सीमरन कहा जाता है। अब फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन में देखिए क्वाइट रेज लिखा हुआ है, एक साथ क्लोजली पेस्ट किया हुआ है। क्वाइट का मतलब शांत होता है, रेज का मतलब होता है गुस्सा होना, तो वहां पे आपको ऑक्सीमरन देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज किया गया है वो होता है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट किसको कहते हैं? आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। इंजैम्बमेंट आप उसको कहेंगे जब 2 या 3 कंटिन्यूअस लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू किया जाता है तो उसको इंजैम्बमेंट कहा जाता है। तो आपके पोएम में देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, फिर सेकंड स्टेंजा में 2 या 3 कंटिन्यूअस लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यूज किया गया है। और ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस। अब इसकी राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है वो हर स्टेंजा के लिए सेम यूज की गई है और इस पोएम की राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी। हर एक स्टेंजा में यही राइमिंग स्कीम, सेम राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका पोएम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म होता है। होप सो कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद पीसीबी क्लासेस। ऑल द बेस्ट।